हेलो फ्रेंड, ई लर्निंग विद अभिषेक के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध व नवाचार के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं जैसे मापन का अर्थ व परिभाषा, मापन के प्रकार, मापन के स्तर, मूल्यांकन का अर्थ व परिभाषा, शैक्षिक मूल्यांकन की प्रक्रिया, मूल्यांकन की आवश्यकता एवं महत्व, मूल्यांकन का क्षेत्र, मूल्यांकन के प्रकार, उत्तम परीक्षण की विशेषताएं, परिकल्पना का अर्थ व उसका प्रकार, प्रश्न पत्र निर्माण की प्रक्रिया व अच्छा प्रश्न पत्र बनाने की विधियां, क्रियात्मक शोध का अर्थ व परिभाषा, क्रियात्मक शोध के चरण एवं सोपान, सतत मूल्यांकन की विधियां इत्यादि का अध्ययन करेंगे। वीडियो प्रारंभ करने से पूर्व आप सभी लोग वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्रिप्शन बटन के बगल में बेल आइकन है, उसको आप प्रेस करिए, उसको दबाइए कि मेरी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए दोस्तों, चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आते हैं हम लोग मेजरमेंट या मापन। मापन है क्या? तो अगर सामान्य शब्दों में हम बात करें तो मापन किसी वस्तु या उपलब्धि का संख्यात्मक मान है जिसका प्रत्यक्ष संबंध परिणाम अथवा मात्रा से होता है। यानी कि मापन क्या है? किसी वस्तु या उपलब्धि का संख्यात्मक मान है जिसका प्रत्यक्ष संबंध परिणाम अथवा मात्रा से होता है। मापन सदैव मात्रात्मक होता है, इसलिए कहा जा सकता है कि मापन का अर्थ अंकों के रूप में वर्णित होता है। बहुत सारे विद्वानों ने इसको भिन्न भिन्न प्रकार से प्रकट किया है, भिन्न भिन्न प्रकार से परिभाषित किया है। कुछ प्रमुख परिभाषा इस प्रकार है। जैसे पहला परिभाषा है रास महोदय के अनुसार, मापन एक परिमाणीकरण यानी कि अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। गिलफोर्ड महोदय के अनुसार, निश्चित नियमों के अनुसार वस्तुओं या घटनाओं को अंक प्रदान करना क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। इसके अतिरिक्त आपका है माइकल के अकॉर्डिंग, मापन यह बताता है कि कोई वस्तु कितनी मात्रा में है, या वह कितनी कम या ज़्यादा है, वो या कितनी अधिक या कम है। यानी कि माइकल महोदय ने कहा कि मापन यह बताता है कि कोई वस्तु कितनी मात्रा में है, या वह कितनी कम है या ज़्यादा है, या कितना अधिक है या कम है, तो क्या कहलाएगा? मापन कहलाएगा। ब्रेडफील्ड तथा मोरडॉक के अकॉर्डिंग, मापन के द्वारा किसी तथ्य के विभिन्न आयामों को प्रतीक प्रदान करना ही मापन कहलाता है। तो बहुत सारे विद्वानों ने भिन्न भिन्न प्रकार से इसको व्यक्त किया है। कार्ल लिंगर ने बताया है मापन नियमानुसार वस्तुओं या घटनाओं का संख्या प्रदान करना है। ठीक है, तो ये बहुत सारी डिफिनेशन है, बहुत सारी परिभाषाएं हैं। आगे चलते हैं। मापन के प्रकार, टाइप ऑफ मेजरमेंट। क्या मापन के प्रकार होते हैं? जी हाँ, वास्तव में मापन के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। पहला निरपेक्ष मापन, दूसरा सामान्यीकृत मापन और तीसरा इप्सिटिव मापन या इप्सिटिव मेजरमेंट। आते हैं पहले पे, निरपेक्ष मापन। निरपेक्ष मापन वह है जिसमें परम शून्य की स्थिति संभव होती है, यानी कि परम शून्य की स्थिति पाई जाती है, जिसका पैमाना शून्य से शुरू होता है, शून्य से अधिक होने पर धनात्मक व शून्य से कम होने पर ऋणात्मक मापन होता है। तो अब ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जहाँ पे आपको शून्य से प्लस, शून्य से नीचे सभी स्थिति मिलेगी? तो आपका एक एग्जाम्पल है तापमान। किसी स्थान का टेम्परेचर आप ले लीजिए, वो शून्य से अधिक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है और शून्य से कम भी हो सकता है। तो किस में आएगा? ये निरपेक्ष मापन में आएगा। दूसरा आता है हम लोग सामान्यीकृत मापन। अब ये दूसरा क्या है? सामान्यीकृत मापन क्या है? सामान्यीकृत मापन वह मापन है जिसमें प्राप्तांक एक दूसरे से प्रभावित नहीं होते हैं, वे स्वतंत्र रूप से प्राप्त होते हैं और यहाँ पे परम शून्य की संभावना नहीं होती है। यानी कि इसमें कैसा हो जाए, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल ये हो जाएगा, यदि मोहन को अंग्रेजी में 60 अंक तथा सोहन को 30 अंक प्राप्त होते हैं, तो यह नहीं कह सकते हम लोग कि अंग्रेजी विषय में मोहन की योग्यता सोहन की योग्यता से 2 गुनी है। वह 2 गुनी से कम भी हो सकती है और अधिक भी हो सकती है। तीसरा आता है इप्सिटिव मेजरमेंट, इप्सिटिव मापन। मापन के अनेक उपकरण एवं विधियां हैं। इनमें एक उपकरण या विधि ऐसी है जिसमें व्यक्ति अथवा छात्र को बाध्य चयन करना होता है और इस विधि द्वारा मापन करने को
कैटिल ने इप्सेटिव मापन या इप्सेटिव मेजरमेंट कहा। इसमें व्यक्ति के सामने कुछ प्रश्न, कथन अथवा समस्या उपस्थित होते हैं एवं छात्र को उन्हें वरीयता क्रम में 1, 2, 3, 4 इत्यादि के क्रम में उनको रखना होता है। जैसे एक परीक्षण में 4 मूल्य दिए हुए हैं, 4 वैल्यू दी हुई है। वो वैल्यू क्या है? सत्य, ईमानदारी, मित्रता व सहयोग। अब छात्रों को उसको वरीयता क्रम में रखने को कहा गया है कि उनके लिए सबसे ऊपर क्रम में क्या आएगा? सत्य आएगा कि ईमानदारी आएगा कि मित्रता आएगा कि सहयोग आएगा? तो जो क्रम सबसे पहला होगा उसको पहले रखेंगे। तो इसमें सभी छात्रों का विचार अलग अलग हो सकते हैं आपके। तो इस तरह के मापन को क्या कहेंगे हम लोग? इप्सेटिव मेजरमेंट कहते हैं। अब हम आगे चलते हैं शैक्षिक मापन के स्तर पे। इस शैक्षिक मापन का स्तर क्या है? लेवल और स्केल ऑफ मेजरमेंट। लेवल क्या है या स्केल क्या है मापन का? शैक्षिक मापन के स्तर की बात करते हैं तो शैक्षिक मापन के मुख्यतः 4 स्तर पाए जाते हैं। क्या क्या है? पहला नामित, जिसको हम लोग शाब्दिक भी कहते हैं। दूसरा क्रमिक, तीसरा अंतराल स्तर और चौथा अनुपातिक स्तर। तो ये मुख्यतः आपके 4 स्तर पाए जाते हैं शैक्षिक मापन के। पहला आपका शाब्दिक अथवा नामिक स्तर, दूसरा क्रमिक स्तर, तीसरा अंतराल स्तर, चौथा अनुपातिक स्तर। जो पहला आपका है उसको हम लोग क्या कहेंगे? नॉमिनल स्केल, दूसरा ऑर्डिनल स्केल, तीसरा इक्वल इंटरवल स्केल और चौथा रेशियो स्केल। यह मुख्यतः आपके 4 स्केल होते हैं। ऊपर के जो 3 आपके हैं नामित, क्रमित और अंतराल, यानी कि नॉमिनल, ऑर्डिनल और इक्वल इंटरनल स्केल, इन तीनों का यूज हम लोग मनोविज्ञान के क्षेत्र में करते हैं और अनुपात स्तर का यूज हम लोग इसमें करते हैं भौतिक मापन के क्षेत्र में किया जाता है। आते सबसे पहले शाब्दिक अथवा नामित स्तर पे। यह मापन की प्रारंभिक अवस्था होती है। यहाँ सबसे कम शुद्ध स्तर माना गया है। इस अवस्था को सबसे कम शुद्ध स्तर माना गया है क्योंकि इसमें संख्या कम या अधिक का बोध नहीं होता है, बल्कि नाम इत्यादि के आधार पर तुलना की जाती है। जैसे छात्रों का विभाजन उनके लिंग के आधार पे, महानगरों को विभाजन पिन कोड के आधार पे, स्थान का विभाजन ग्रामीण एवं शहरी के आधार पे इत्यादि के भी हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बांटते हैं, डिवाइड करते हैं। तो सभी एग्जाम्पल किसके आएंगे? आपके नॉमिनल स्केल के आएंगे। दूसरा आपका आता है ऑर्डिनल स्केल, क्रमित स्तर। इसका जो संबंध होता है वह नाम से न होकर पद क्रम, रैंक ऑर्डर का पता लगाने से होता है। मापन का नामित स्तर नामित या शाब्दिक मापन की अपेक्षाकृत क्रमित मापनी अधिक परिशुद्ध मापनी होती है। इस मापनी में घटनाओं, वस्तुओं या विशेषताओं के किसी गुण या समानता के आधार पर बढ़ते हुए असेंडिंग क्रम या डिसेंडिंग ऑर्डर में घटते क्रम में व्यवस्थित करके श्रेणी प्रदान किया जाता है। जैसे परीक्षा में प्राप्तांक के आधार पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय अंक प्रदान करना, प्रदर्शन के आधार पर खिलाड़ियों को क्रम प्रदान करना, अध्यापकों को प्रवक्ता, रीडर, प्रोफेसर इत्यादि की श्रेणी में रखना। ये सभी किसके एग्जाम्पल है? आपके क्रमित स्तर के ऑर्डिनल स्केल के एग्जाम्पल है। तीसरा आता है इंटरवल स्केल। इस मापनी को क्रमिक मापनी की अपेक्षा अधिक शुद्ध, विकसित एवं विस्तृत सूचना प्रदान करने वाली मापनी माना जाता है क्योंकि यह मापनी विभिन्न इकाइयों के मध्य अंतर को स्पष्ट कर सकती है। जैसे फ़ारेनहाइट तथा सेंटीग्रेड थर्मामीटर इस मापनी के उपयुक्त तथा प्रचलित उदाहरण है। थर्मामीटर में तापमान 98 डिग्री से 108 डिग्री तक अंकित होता है, जिनका अंतर 99 डिग्री से 100 डिग्री के मध्य रहता है। उतना ही अंतर 107 डिग्री से 108 डिग्री के मध्य होता है, यानी कि जितना अंतर आपका 99 से 100 के बीच होगा उतना ही आपका 107 से 108 डिग्री के बीच अंतर पाया जाएगा।
बुद्धि, रुचि, अभिव्यक्ति, अभिक्षमता, सृजनात्मकता इत्यादि को इसी स्तर पे मापा जाता है। लास्ट आते हैं हम लोग रेशियो स्तर, अनुपातिक स्तर पे। इसमें वास्तविक शून्य की स्थिति पाई जाती है, वास्तविक शून्य की बिंदु इसमें होती है। उपरोक्त तीनों से अपेक्षा यह मापन सर्वोच्च होता है, सबसे अच्छा होता है। इसमें तीनों स्तर की विशेषता विद्यमान होती है और वास्तविक शून्य का होना सबसे बड़ी विशेषता पाई जाती है। इसमें सभी गणितीय गणनाओं प्लस माइनस गुणा भाग सभी का प्रयोग इसके अंतर्गत होता है आपका। तो ये हो गया आपके मापन के कुछ मुख्य स्तर पे, जो कि 4 होते हैं आपके। अब हम आगे चलते हैं मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन का अर्थ एवं परिभाषा पे आते हैं हम लोग। मूल्यांकन को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं मूल्य प्लस अंकन, यानी मूल्यांकन इक्वल इवैल्यूएशन इक्वल मूल्य प्लस अंकन, तो क्या हो जाएगा हमारा मूल्यांकन हो जाएगा आपका। मूल्यांकन के अंतर्गत किसी गुण, योग्यता या विशेषता का मूल्य निर्धारण किया जाता है, अर्थात मूल्यांकन द्वारा परिणात्मक या गुणात्मक दोनों प्रकार की सूचनाएं प्राप्त होती हैं। यानी हम कह सकते हैं इससे मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार की सूचनाएं हमको इससे प्राप्त होती हैं। बहुत सारे विद्वानों ने इसको भिन्न भिन्न प्रकार से परिभाषित किया है। कुछ प्रमुख परिभाषा आपके इस प्रकार है। कोठारी आयोग 1964-66 के अनुसार मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है। यह संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है और यह शिक्षण लक्ष्य से घनिष्ठ रूप से संबंधित होता है। इसके अलावा गुड्स की परिभाषा है। मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सके, वैसी प्रक्रिया क्या कहलाती है? मूल्यांकन कहलाती है, गुड्स के अकॉर्डिंग। रेमर्स एवं गैस के अनुसार मूल्यांकन में व्यक्ति या समाज या दोनों की दृष्टि से जो अच्छा है या अथवा वांछनीय है उसको मानकर चला जाता है। J.W. राइट स्टोन के अकॉर्डिंग मूल्यांकन वह नवीन तकनीकी या पद है जो मापन के व्यापक प्रत्यय को प्रस्तुत करता है। ये सभी मुख्यतः आपकी परिभाषा हो गए मूल्यांकन की। अब हम लोग आते हैं मूल्यांकन के प्रक्रिया पे। सबसे पहले हम आते हैं मूल्यांकन की प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस ऑफ एजुकेशनल इवैल्यूएशन, शैक्षिक मूल्यांकन की प्रक्रिया पे। जॉन डीवी के अकॉर्डिंग शैक्षिक मूल्यांकन एक त्रिमुखी प्रक्रिया है या त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, जिसमें आपको फिगर आपको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा जूम कर दे रहे हैं। ये देखिए शैक्षिक मूल्यांकन की प्रक्रिया जॉन डीवी के अकॉर्डिंग शैक्षिक मूल्यांकन आपकी त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। इसमें 3 महत्वपूर्ण ध्रुव पाए जाते हैं। पहला ध्रुव क्या है? शैक्षिक शिक्षण उद्देश्य, दूसरा अधिगम अनुभव, तीसरा मूल्यांकन या व्यवहार में परिवर्तन। ये देखिए 3 ध्रुव आपके यहाँ पाए जा रहे हैं। ये पहला ध्रुव हो गया, इसको फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, ये 3 ध्रुव पाए जाते हैं। ये किसके अकॉर्डिंग हो गया? जॉन डीवी के अकॉर्डिंग है आपका। जॉन डीवी अकॉर्डिंग कि जो आपका शैक्षिक मूल्यांकन वो त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। इसमें शिक्षण उद्देश्य, अधिगम अनुभव एवं मूल्यांकन या व्यवहार में परिवर्तन पाया जाता है आपका। दूसरा आते हैं हम लोग डॉक्टर पटेल के अनुसार शैक्षिक मूल्यांकन एक चहुमुखी प्रक्रिया है। इसमें 4 हेड पाए जाते हैं: पाठ्यक्रम, शैक्षिक उद्देश्य, मूल्यांकन पद्धतियाँ और अधिगम क्रियाएं। थोड़ा सा यहाँ फिगर गलत बन गया है, यहाँ का फिगर एक्चुअल जो फिगर होगा वो कुछ इस तरह होगा आपका। ये आपका कुछ एक्चुअल फिगर होगा। तो और ये सभी फिगर आपके एक दूसरे से जुड़े होंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, यानी कि आपका शैक्षिक उद्देश्य,
पाठ्यक्रम, अधिगम क्रियाएं और मूल्यांकन पद्धतियाँ किसमें आती हैं? शैक्षिक मूल्यांकन की प्रक्रिया में, जिसको डॉक्टर पटेल ने बताया कि ये आपकी चौमुखी प्रक्रिया है आपका। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो आगे चलते हम लोग हैं शैक्षिक मूल्यांकन यानी मूल्यांकन की आवश्यकता और महत्व पे। तो मूल्यांकन की आवश्यकता और महत्व क्या क्या है? तो मूल्यांकन की आवश्यकता और महत्व देखा जाए शिक्षा के दृष्टिकोण से या प्रशासन के दृष्टिकोण से या संपूर्ण दृष्टिकोण से, तो मुख्यतः 4 प्रकार की इसकी आवश्यकता और महत्व है। 4 क्षेत्रों में इसकी आवश्यकता और महत्व है। पहला, मूल्यांकन की प्रशासनिक आवश्यकता यानी कि प्रशासन के क्षेत्र में मूल्यांकन की आवश्यकता है। दूसरा, मूल्यांकन की शैक्षिक आवश्यकता यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन की आवश्यकता है। तीसरा, मूल्यांकन की शैक्षिक अनुसंधान में आवश्यकता यानी कि जो अनुसंधान हो रहा है, रिसर्च हो, उसमें मूल्यांकन की आवश्यकता है। और चौथा और लास्ट है सामाजिक दृष्टिकोण से मूल्यांकन की आवश्यकता। तो ये सभी हो गए आपके मूल्यांकन की आवश्यकता और महत्व पे। मुख्यतः 4 प्रकार से मूल्यांकन की आवश्यकता और महत्व है। मूल्यांकन की प्रशासनिक आवश्यकता, मूल्यांकन की शैक्षिक आवश्यकता, मूल्यांकन की शैक्षिक अनुसंधान में आवश्यकता और सामाजिक दृष्टिकोण से मूल्यांकन की आवश्यकता। अब हम आते हैं मूल्यांकन के क्षेत्र पे। इसमें थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे व्यापक मूल्यांकन के बारे में, फिर आते हैं मूल्यांकन के क्षेत्र या व्यापक मूल्यांकन के क्षेत्र के बारे में। तो व्यापक मूल्यांकन क्या है? बालक के अधिगम को किसी न किसी रूप में प्रभावित करने वाले स्थूल, सूक्ष्म, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, ज्ञान, अज्ञान अनेक पक्ष हैं जिनका मूल्यांकन करना व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। यानी हम सिंपल भाषा में कहें तो बालक के अधिगम को किसी न किसी रूप में प्रभावित करने वाले स्थूल, सूक्ष्म, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, ज्ञान, अज्ञान अनेक पक्ष होते हैं जिनका मूल्यांकन करना क्या कहलाता है? आपका व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। अब इसी में आगे चलते हैं व्यापक मूल्यांकन के विभिन्न पक्ष या मूल्यांकन के विभिन्न पक्ष में। तो मूल्यांकन के मुख्यतः 3 पक्ष आपके दिए हैं: संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, कौशलात्मक पक्ष। कौशलात्मक पक्ष के अन्य नाम है आपके क्रियात्मक पक्ष या मनोक्रियात्मक पक्ष के नाम से इसको जानते हैं आपका। ठीक है, इसको हम लोग ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्य के भी नाम से जानते हैं। ये जो मूल्यांकन के पक्ष हैं इसको ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्य के नाम से भी जानते हैं। 1956 में B.S. ब्लूम, बेंजामिन एस ब्लूम अपनी पुस्तक में शैक्षिक उद्देश्य का वर्गीकरण, उनकी जो पुस्तक का नाम था टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, में शैक्षिक उद्देश्य को 3 पक्ष बताए हैं। कौन कौन से 3 पक्ष हैं? ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। ब्लूम के अनुसार शैक्षिक उद्देश्य एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ब्लूम की पुस्तक का नाम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में पूछता है। टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ये B.S. ब्लूम की पुस्तक का नाम है जिसको 1956 में उन्होंने प्रकाशित किया था। ब्लूम का पूरा नाम पूछता है तो बेंजामिन एस ब्लूम यह पूरा नाम है। ब्लूम के अनुसार शैक्षिक उद्देश्य कितने होते हैं? तो मुख्यतः 3 होते हैं। इन्होंने इसको त्रिध्रुवी प्रक्रिया भी कहा है। ठीक है, आते हैं वापस व्यापक मूल्यांकन विभिन्न पक्ष, जिसको व्यापक मूल्यांकन के पक्ष कहिए या इसको ब्लूम का शैक्षिक उद्देश्य कहिए, ये दोनों सेम है आपके। तो आइए चलते हैं, इसमें देखते हैं कि जो मूल्यांकन व्यापक मूल्यांकन के विभिन्न पक्ष हैं, 3 पक्ष हैं, उनको कितने भागों में और डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम आते हैं ज्ञानात्मक पक्ष, और ये सभी आपके तीनों पक्ष किससे जुड़े होते हैं? बालक के बिहेवियर से, चाइल्ड बिहेवियर से, बाल व्यवहार से आपके ये जुड़े होते हैं। तो इसके पहले पक्ष पे आते हैं हम लोग ज्ञानात्मक पक्ष पे। ज्ञानात्मक पक्ष आपके 6 वर्ग में डिवाइड किया गया है ज्ञानात्मक पक्ष को, जो कि ब्लूम द्वारा डिवाइड किया गया है। ये आपका ज्ञानात्मक पक्ष, यहाँ ध्यान दीजिए। ठीक है, इसको लगभग 6 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला क्या है? ज्ञान, बोध, प्रयोग या अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। तो ज्ञानात्मक पक्ष को निम्नलिखित 6 भाग में आपको डिवाइड किया गया है: ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। दूसरे पक्ष पे आते हैं हम लोग इसके। दूसरा पक्ष क्या है इसका? भावात्मक पक्ष। दूसरा पक्ष आपका ये है, ये दूसरा पक्ष आपका ये भावात्मक पक्ष है। इसको हम कह सकते हैं ये पहला पक्ष, सॉरी ये फर्स्ट पक्ष है, ये सेकंड है और ये आपका
थर्ड है। और इसी को उन्होंने ब्लूम ने त्रिध्रुवी प्रक्रिया कहा है, क्योंकि यहाँ पे 3 ध्रुव आपके बनेंगे इस तरफ। इसमें आपका एक तरफ हो गया भावात्मक पक्ष, एक तरफ हो गया आपका ज्ञानात्मक पक्ष और एक तरफ हो गया मनोक्रियात्मक पक्ष हो गया। तो दूसरे भाग पे आते हैं हम लोग यहाँ, ठीक है। तो दूसरे भाग पे आते हैं इस पे, जो कि भावात्मक पक्ष है। इसमें होता है आपका, इसको डिवाइड किया है कितने वर्गों में इन्होंने, आग्रहण या ध्यान, दूसरा प्रतिक्रिया या अनुक्रिया, तीसरा अनुमूल्यन, चौथा व्यवस्थापन या व्यवस्था और पांचवा चरित्रीकरण। यानी कि मुख्यतः 5 भाग में डिवाइड है, आग्रहण या ध्यान, प्रतिक्रिया या अनुक्रिया, अनुमूल्यन, व्यवस्थापन या व्यवस्था और चारित्रीकरण, ठीक है। अब हम आते हैं इसके तीसरे भाग पे। तीसरा भाग सर जो है वो क्रियात्मक पक्ष है। जो क्रियात्मक पक्ष मनोक्रियात्मक पक्ष या कौशलात्मक पक्ष के नाम से भी जानते हैं। क्रियात्मक पक्ष के अंतर्गत जो आपका आता है वो आता है आपका उत्तेजना, कार्यवाही, नियंत्रण, सामंजस्य व स्वाभाविकरण, ठीक है। ये मुख्यतः 5 आते हैं, क्रियात्मक, कार्यवाही, नियंत्रण, सामंजस्य और स्वाभाविकरण। ये सभी किसके हो गए आपके क्रियात्मक पक्ष के या मनोक्रियात्मक पक्ष के एग्जाम्पल हो गए आपके ये। तो कौशलात्मक पक्ष भी कहा जाता है। कौशलात्मक पक्ष में जो कि तो मुख्य 3 आपके डिवाइड थे ब्लूम का, लेकिन कौशलात्मक पक्ष एक अलग से दिया जाता है, मूल्यांकन के पक्ष में अलग से भी आता है, क्योंकि संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक या मनोक्रियात्मक पक्ष आपके ब्लूम के टेक्सोनॉमी में आती है, ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्य में आती है। कौशलात्मक पक्ष आपका अलग से आता है, जिसमें मुख्यतः 4 कौशलों की बात होती है, सामाजिक कौशल, यांत्रिक कौशल, गणितीय कौशल और भाषाई कौशल। ये मुख्यतः आपके किससे जुड़े होते हैं, 4 आते हैं आपके, ये 4 आपके आते हैं किससे, इस कौशलात्मक पक्ष से। जबकि ब्लूम जो दिया था, ब्लूम ने दिया है संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, मनोक्रियात्मक या क्रियात्मक पक्ष। और जो कौशलात्मक पक्ष है ये मूल्यांकन के पक्ष में आता है और इसमें आपके मुख्यतः 4 पक्ष आते हैं। पहला हो गया आपका सामाजिक कौशल, दूसरा यांत्रिक कौशल, तीसरा गणितीय कौशल और चौथा भाषाई कौशल। ये मुख्यतः 4 आपके किस में आएंगे, कौशलात्मक पक्ष में आते हैं, ठीक है। ये हो गया। आगे चलें लोग, इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहे ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। और एग्जाम में जब भी आपको इसका क्वेश्चन आए ब्लूम के टेक्सोनॉमी पे, तो ये फिगर आप जरूर से बनाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर आपका ये है, ठीक है। हो गया स्क्रीनशॉट। इसका PDF फाइल आपको मिल जाएगा हमारे ई लर्निंग विद अभिषेक के टेलीग्राम चैनल पे। आप वहाँ इसको डाउनलोड करके सेव कर सकते हैं अपने पास, जिसका लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम आते हैं मूल्यांकन के प्रकार पे, टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन, मूल्यांकन का प्रकार या मूल्यांकन की प्रविधियों पे। तो मुख्य रूप से देखा जाए तो मूल्यांकन को 2 प्रकार से डिवाइड किया गया है। एक हम कह सकते हैं उसको गुणात्मक मूल्यांकन और दूसरा हम कह सकते हैं परिणात्मक मूल्यांकन। जो आपका गुणात्मक मूल्यांकन है उसके अंदर क्या क्या आता है, उसके अंदर आपका आता है साक्षात्कार, अवलोकन, निरीक्षण या निरीक्षण कर सकते हैं, उसमें आएगा आपका साक्षात्कार आएगा, चेक लिस्ट आएगा, प्रश्नावली आएगा, रेटिंग स्केल आएगा, जांच सूची आएगा, संचयी अभिलेख आएगा, स्तर माप आएगा। तो ये सभी किसमें आएंगे आपके, ये गुणात्मक प्रविधि में आते हैं, मूल्यांकन के गुणात्मक प्रकार के अंतर्गत आते हैं। साक्षात्कार, अवलोकन, जांच सूची, स्तर माप, निरीक्षण, चेक लिस्ट, प्रश्नावली, रेटिंग स्केल, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं, आपके गुणात्मक प्रविधि के एग्जाम्पल हैं, गुणात्मक मूल्यांकन एग्जाम्पल है। मूल्यांकन के प्रकार का एक अलग से स्पेशल वीडियो बना है जो कि मेरे इसी चैनल के प्लेलिस्ट में है, आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। दूसरा जो इसका आता है परिमाणात्मक मूल्यांकन, जिसको हम लोग मात्रात्मक भी कर सकते हैं, संख्यात्मक भी कर सकते हैं। इसके अंदर आपको क्या आता है, लिखित मूल्यांकन, मौखिक मूल्यांकन और प्रयोगात्मक मूल्यांकन आते हैं।
तो मूल्यांकन के जो विभिन्न प्रकार हैं इसके बारे में सेपरेट वीडियो बना है हमारे इसी वीडियो के इसी चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा सीटेट के एग्ज़ाम में 2 मूल्यांकन की और पूछा जाता है, संरचनात्मक मूल्यांकन और आंकलित या योगात्मक मूल्यांकन। ये 2 इम्पॉर्टेंट आपके हैं जो कि सीटेट एग्ज़ाम में आते हैं, इनका वीडियो आपको वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, सभी का सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगा। इसके साक्षात्कार किसे कहते हैं, साक्षात्कार के प्रकार क्या है, अवलोकन क्या है, सर्वेक्षण क्या है, सर्वे पद्धति क्या है, ये सभी का आपको वहाँ पे मिल जाएगा। साक्षात्कार के स्टेप की बात करें तो साक्षात्कार के पूर्व तैयारी क्या होगी, साक्षात्कार के मुख्य पक्ष कौन कौन से होंगे, साक्षात्कार का अंतिम सोपान क्या होगा, अवलोकन सर्वेक्षण सर्वे की बात करें तो अवलोकन पद्धति से अर्थ किसी क्षेत्र विशेष का अध्ययन करके वहाँ की सर्वेक्षण की सहायता से करना है, वहाँ का अध्ययन सर्वेक्षण की सहायता से करना है। ये सभी आपके मूल्यांकन के प्रकार हो गए। लेकिन मुख्य रूप से याद रखिए कि 2 प्रकार होते हैं, गुणात्मक और परिमाणात्मक, जिसको हम संख्यात्मक या मात्रात्मक भी कर सकते हैं। गुणात्मक में आपका आएगा निरीक्षण, साक्षात्कार, चेकलिस्ट, प्रश्नावली, रेटिंग स्केल, संचयी अभिलेख, जहाँ सूची, स्तर, माप। जबकि परिमाणात्मक में क्या आएगा आपका, यानी कि संख्यात्मक में या मात्रात्मक पूछे तो लिखित मूल्यांकन, मौखिक मूल्यांकन और प्रयोगात्मक मूल्यांकन। इसके अतिरिक्त आपके संरचनात्मक मूल्यांकन आते हैं और आंकलित और योगात्मक मूल्यांकन आते हैं। इस पर अलग से वीडियो बना है, आप उसमें देख सकते हैं। आगे चलते हम लोग तो आगे चलते हैं दोस्तों, आते हैं हम लोग उत्तम परीक्षण की विशेषताओं पे या प्रमुख कसौटियों पे। तो उत्तम परीक्षण की निम्नलिखित विशेषताएं, कसौटियां हैं जो कि एक उत्तम परीक्षण में होना आवश्यक है। उसके बाद हम आते हैं उत्तम परीक्षण की विशेषताओं पे, परिभाषा पे। मन के अकॉर्डिंग, एक विद्वान थे मन के शब्दों में, परीक्षण एक ऐसी परीक्षा है जो बुद्धि, व्यक्तित्व, अभिव्यक्ति या निष्पादन के संदर्भ में समूह में किसी व्यक्ति की सापेक्षिक स्थिति की ओर स्पष्ट करती है। ये परीक्षण की विशेषता है। तो परीक्षण के अंदर कुछ न कुछ विशेषता होनी चाहिए, कुछ न कुछ कसौटी होनी चाहिए जिसके बिहार पे वो बुद्धि, व्यक्तित्व, अभिव्यक्ति या निष्पादन के संदर्भ में समूह में किसी व्यक्ति की सापेक्षिक स्थिति को स्पष्ट करती हो। तो इसकी विशेषताओं पे आते हैं। तो इसकी विशेषता मुख्यतः होनी चाहिए व्यापकता, यानी कि जो उत्तम परीक्षण व्यापक हो, उत्तम परीक्षण में विश्वसनीयता का गुण विद्यमान हो, उत्तम परीक्षण में वैधता का गुण विद्यमान हो, उत्तम परीक्षण में विश्वसनीयता का गुण विद्यमान हो, उत्तम परीक्षण में आपके मितव्ययिता का गुण हो, सर्वमान्यता का गुण हो, व्यापकता का गुण हो, व्यवहारिकता का गुण हो, सर्वमान्यता का गुण हो। तो ये सभी आपके क्या है, उत्तम परीक्षण की प्रमुख विशेषता कसौटियाँ हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि उत्तम परीक्षण के में वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, व्यवहारिकता, व्यापकता, सुगमता, मितव्ययिता, सर्वमान्यता इत्यादि गुण होने चाहिए। तो ये आपके उत्तम परीक्षण की प्रमुख विशेषता हो गई। तो आगे चलते हैं हम लोग उसी क्रम में, आते हैं हम लोग अब परिकल्पना पे। परिकल्पना, इसको इंग्लिश में कहते हैं हाइपोथेसिस। ये है क्या, पूर्व चिंतन या प्रस्तावित उत्तर। यानी हम समान शब्दों में कहें तो पूर्व चिंतन, समस्या से पहले का चिंतन, या समस्या का संभावित उत्तर, प्रस्तावित उत्तर क्या कहलाता है हमारा, परिकल्पना कहलाता है। पूर्व चिंतन या समस्या का संभावित उत्तर या प्रस्तावित उत्तर परिकल्पना कहलाती है। परिकल्पना समस्या का प्रस्तावित उत्तर होता है। परिकल्पना का शाब्दिक अर्थ है पूर्व चिंतन। समस्या समाधान का पूर्व अनुमान ही परिकल्पना है। समस्या समाधान हेतु परिकल्पना अत्यंत आवश्यक है। परिकल्पना मान्य व अमान्य दोनों हो सकती है। ठीक है, ये हो गया परिकल्पना का, हाइपोथेसिस का अर्थ। अब आगे चलते हैं हम लोग परिकल्पना के प्रकार पे। तो परिकल्पना के मुख्यतः 2 प्रकार है, निर्देशित परिकल्पना और निर्देश रहित परिकल्पना। यानी हम कह सकते हैं निर्देश सहित परिकल्पना और निर्देश रहित परिकल्पना। तो जो निर्देशित परिकल्पना है या निर्देश सहित परिकल्पना है वो 2 प्रकार की होती है, सकारात्मक परिकल्पना और नकारात्मक परिकल्पना। जबकि निर्देश रहित परिकल्पना होती है वो शून्य परिकल्पना होती है। तो ये परिकल्पना का अर्थ और उसके मुख्यतः प्रकार हो गए। अब इसी क्रम में आगे चलते हैं। आगे चलते हैं प्रश्न पत्र का निर्माण की प्रक्रिया। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में से क्वेश्चन जरूर आता है कि प्रश्न पत्र निर्माण की प्रक्रिया क्या है।
परीक्षण रचना के अंतर्गत परीक्षण में सम्मिलित किए जाने वाले पदों एवं प्रश्नों का निर्माण अथवा चयन किया जाता है। इसके अंतर्गत इसके मुख्यतः 5 शीर्षक हैं जिसमें हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, या 5 चरण हैं जिसमें हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला क्या है? परीक्षण की योजना बनाना, यानी जो पहला चरण है इसमें क्या होता है? परीक्षण की योजना बनाई जाती है। प्लानिंग द टेस्ट, जिसमें विशिष्ट तालिका होगा, संपादन होगा, अंक तालिका होगी। दूसरा आता है परीक्षण के प्रारंभिक रूप की तैयारी। तीसरा, परीक्षण के प्रारंभिक रूप की जांच करना, या परीक्षण के जो प्रारूप है उसकी जांच करना। नेक्स्ट, परीक्षण के प्रारूप का मूल्यांकन करना। नेक्स्ट, परीक्षण के अंतिम रूप की रचना करना। तो यह मुख्यतः आपके 5 चरण हैं प्रश्न पत्र निर्माण के। आगे चलते उसी में, ये टेट में इम्पॉर्टेंट है टेट के लिए। अच्छा प्रश्न पत्र बनाने की कौन सी प्रमुख विधियां हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। तो अच्छा प्रश्न पत्र बनाने के लिए निम्नलिखित विधियां हैं। पहला, नमूना तैयार करना। दूसरा, ब्लूप्रिंट की तैयारी करना। तीसरा, प्रश्न बनाना। प्रश्न पत्र का संपादन करना। अंक तालिका व अंक प्रणाली तैयार करना। प्रश्नों के क्रम से प्रश्न पत्र का विश्लेषण करना। तो ये सभी अच्छा प्रश्न पत्र बनाने की प्रमुख विधियां हैं। अब इसी क्रम में आगे चलते हैं क्रियात्मक शोध पे। क्रियात्मक शोध है क्या, उसका अर्थ क्या है, उसका परिभाषा क्या है, वह क्रियात्मक शोध के चरण कौन कौन से हैं। चलिए आते हैं हम लोग पहले क्रियात्मक शोध पे। एक्शन रिसर्च। क्रियात्मक शोध से आने से पहले हम आते हैं शोध पे। अनुसंधान क्या है, रिसर्च क्या है। बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने, विद्वानों ने इसको भिन्न भिन्न प्रकार से प्रकट किया है। उसकी परिभाषा बताते हैं आपको। उसके पहले हम आते हैं मीनिंग ऑफ रिसर्च। तो अंग्रेजी में अनुसंधान को रिसर्च कहते हैं, जो 2 शब्दों से मिलकर सर्च बना है, री प्लस सर्च, यानी कि बार बार सर्च करना, बार बार खोजना। ये हो गया अनुसंधान का सामान्य अर्थ। अनुसंधान की परिभाषा की बात करें हम तो जॉन वेस्ट के अकॉर्डिंग शोध ऐसी व्यवस्थित प्रक्रिया है जो नई खोज करती है तथा संकलित एवं सुसंगत गति का विकास करती है। सुसंगति गति का विकास करती है। रेडमैन एवं मोरी के अकॉर्डिंग नवीन ज्ञान प्राप्ति के व्यवस्थित प्रयत्न को हम अनुसंधान कहते हैं। W.S. मुनरो के अकॉर्डिंग शोध उन समस्याओं का अध्ययन की एक विधि है जिन्हें अपूर्ण तथा पूर्ण समाधान तथ्यों के आधार पर खोजा जाता है। तो ये हो गया आपके अनुसंधान की परिभाषा। अब हम आते हैं अनुसंधान के प्रकार पे। तो मुख्यतः अनुसंधान के 3 प्रकार हैं, टाइप ऑफ रिसर्च। देयर आर 3 टाइप ऑफ रिसर्च। द फर्स्ट इज फंडामेंटल और बेसिक रिसर्च, द सेकंड इज अप्लाइड रिसर्च और थर्ड इज एक्शन रिसर्च। यानी पहला जो है वो मौलिक अनुसंधान, दूसरा व्यावहारिक अनुसंधान और तीसरा क्रियात्मक अनुसंधान। ये 3 आपके टाइप्स ऑफ रिसर्च हैं। आते हम लोग क्रियात्मक अनुसंधान पे। क्रियात्मक अनुसंधान पद का सर्वप्रथम प्रयोग करने का श्रेय जर्मनी के कुर्ट लेविन को किया जाता है, जिन्होंने इसका प्रयोग 1930 में किया था। अनुसंधान की इस विधि का व्यवस्थित ढंग से प्रतिपादन कोलंबिया विश्वविद्यालय के शिक्षक प्रोफेसर स्टीफन एम कोरे द्वारा किया गया है। यानी कि जो क्रियात्मक अनुसंधान का व्यवस्थित ढंग से प्रतिपादन किसने किया था? कोलंबिया विश्वविद्यालय के शिक्षक प्रोफेसर स्टीफन एम कोरे द्वारा किया गया था। आते हैं इसकी कुछ परिभाषाओं पे। इसकी बहुत सारी परिभाषा विद्वानों द्वारा दी गई है। पहली परिभाषा आपका है अनुभूत समस्याओं का वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त समाधान क्रियात्मक शोध है। क्रियात्मक अनुसंधान का मूल आधार समस्या हमारा और हल भी हमारा। ये क्रियात्मक अनुसंधान का मूल आधार है, बेस है, समस्या हमारा और हल भी हमारा। कुछ परिभाषाओं पे आते हैं। मैक ग्रेथी के अकॉर्डिंग है क्रियात्मक अनुसंधान व्यवस्थित खोज की क्रिया है जिसका उद्देश्य व्यक्ति अथवा समूह क्रियाओं में रचनात्मक सुधार अथवा विकास लाना है।
सारा ब्लैकवेल के अकॉर्डिंग क्रियात्मक अनुसंधान वह शोध कार्य है जिसका संबंध स्कूल की समस्याओं से है, जो कि स्कूल के व्यक्तियों द्वारा स्कूल की दशा में सुधार हेतु संपन्न की जाती है। तो ये हो गया आपके क्रियात्मक अनुसंधान की कुछ परिभाषाएं। अब हम आते हैं इम्पोर्टेंट क्रियात्मक अनुसंधान के चरण या सोपान। क्रियात्मक अनुसंधान के चरण या सोपान में आते हैं तो इसमें है पहला आपका समस्या का चयन या पहचान, दूसरा है समस्या चुनने का कारण, परिकल्पना का प्रतिपादन, तीसरा है क्रियात्मक परिकल्पना, शोध प्रारूप का निर्माण, नेक्स्ट है प्रदत्त यानी आंकड़ों का संकलन, नेक्स्ट प्रदत्तों का विश्लेषण, और चौथा आपका सामान्यीकरण या लास्ट आपका है सामान्यीकरण या निष्कर्ष। तो ये हो गया आपके क्रियात्मक अनुसंधान के प्रमुख चरण हो गए आपके। यानी हम इसको फिर से अगर डिफाइन करें आपका तो इसमें क्या क्या आ जाएगा क्रियात्मक अनुसंधान के चरण में आपके समस्या का चयन यानी कि समस्या को पहचान करना आ जाएगा इसके अंतर्गत आपका। दूसरा क्या आएगा समस्या चुनने का कारण या परिकल्पना का जो प्रतिपादन है वो इसमें आ जाएगा, समस्या चुनने के कारण इसमें आ जाएगा। तीसरा आपका आएगा क्रियात्मक परिकल्पना जिसको शोध प्रारूप का निर्माण भी कहते हैं। नेक्स्ट है प्रदत्तों का यानी आंकड़ों का संकलन करना, प्रदत्तों का विश्लेषण करना, और लास्ट आपका आ जाएगा सामान्यीकरण या निष्कर्ष। तो ये 6 इसके मुख्य चरण हैं। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग हैं इसी क्रम में। चलिए आगे हम लोग आते हैं सतत मूल्यांकन पे। सतत मूल्यांकन की ऐसी व्यवस्था है जो सीखने सिखाने के साथ साथ चलती है। इसमें शिक्षार्थियों के अनुभव और व्यवहारों में होने वाले परिवर्तनों का लगातार मूल्यांकन होता है। सतत मूल्यांकन में प्रत्येक इकाई यानी कि पाठ या अध्याय से शिक्षण के उपरांत या शिक्षण के दौरान विभिन्न उपकरणों से छात्रों का मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, यहाँ फिर से बता दें आप लोगों को सतत मूल्यांकन क्या है, जो कि कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन होता है। इसके अंतर्गत ये एक ऐसी मूल्यांकन की व्यवस्था है जिसमें सीखने सिखाने के साथ साथ चलती रहती है, जिसमें शिक्षार्थी के अनुभव और व्यवहारों में होने वाले परिवर्तनों का लगातार कंटिन्यूअस क्या करते हैं हम लोग इसमें मूल्यांकन करते हैं आपका। सतत मूल्यांकन प्रत्येक पाठ या अध्याय से शिक्षण के उपरांत या शिक्षण के दौरान विभिन्न उपकरणों से छात्रों का मूल्यांकन इसके अंतर्गत किया जाता है। अब हम आते हैं सतत मूल्यांकन की विधियां में। सतत मूल्यांकन की निम्नलिखित विधियां हैं। पहला है सत्र परीक्षा, यानी विद्यालयों में परंपरागत त्रैमासिक, अर्धवार्षिक इत्यादि सतत मूल्यांकन होते रहते हैं, वो सत्र परीक्षा हो गई आपकी। इकाई परीक्षा, यूनिट टेस्ट जिसको कहते हैं हम लोग। नेक्स्ट मासिक परीक्षा जो मंथली टेस्ट होता है वो, और सेमेस्टर पद्धति यानी जो छमाही प्रणाली होती है परीक्षा की, वो आपके इसके मूल्यांकन की विधियां हैं। प्रविधियों में बात करें इसके हम लोग तो यहाँ पे लिखित परीक्षाएं, मौखिक परीक्षाएं, प्रयोगात्मक परीक्षाएं, निरीक्षण और साक्षात्कार, ये सभी इनकी प्रविधियां हैं जो विधियों की सहायता में आती हैं। लिखित परीक्षा के माध्यम से, मौखिक परीक्षा के माध्यम से, प्रयोगात्मक परीक्षा के माध्यम से, निरीक्षण के माध्यम से और साक्षात्कार के माध्यम से सतत मूल्यांकन की प्रविधियां होती हैं जो सतत मूल्यांकन का कार्य करती हैं। अब हम लोग आते हैं सतत मूल्यांकन की कार्य प्रणाली एवं सोपान पे, जो कि इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है। सतत मूल्यांकन की कार्य प्रणाली तथा सोपान। सतत मूल्यांकन की कार्य प्रणाली एवं सोपान को निम्नलिखित 8 भागों में बांटा गया है। पहला है उद्देश्य की व्याख्या। जिस उद्देश्य का निर्धारण किया गया है उसकी स्पष्ट व्याख्या की जानी चाहिए, क्योंकि बिना किसी उद्देश्य के सतत मूल्यांकन असंभव है। दूसरा, परिस्थिति का ज्ञान। विद्यार्थियों को ऐसी परिस्थिति में रखा जाना चाहिए जहां से वांछित व्यवहार प्रदर्शित कर सके, अर्थात ऐसी परिस्थिति होनी चाहिए जो व्यवहार की अभिव्यक्ति में सहायता करे। नेक्स्ट है प्रविधियों का प्रयोग। जो आपकी प्रविधियां हैं यानी कि सतत मूल्यांकन की, उनका प्रयोग करना चाहिए। लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, प्रयोगात्मक परीक्षा, निरीक्षण, साक्षात्कार। नेक्स्ट है मूल्यांकन की प्रविधियों का चयन करना। परिस्थितियों का ज्ञान हो जाने के बाद
प्रविधियों का चयन किया जाना चाहिए और विद्यार्थियों के इच्छित व्यवहार से संबंध में प्रमाण प्रस्तुत करना चाहिए। नेक्स्ट है निष्कर्ष निकालना। सबसे पहले उद्देश्य निहित होता है, उन्हीं परिस्थितियों के आधार पर ज्ञान प्राप्त किया जाता है एवं मूल्यांकन प्रविधियों का चयन किया जाता है और सतत मूल्यांकन द्वारा निष्कर्ष निकाले जाते हैं। नेक्स्ट भविष्यवाणी करना। सतत मूल्यांकन के आधार पर जिन समस्याओं का मूल्यांकन हो चुका है उसी से संबंधित अन्य पहलुओं का भी मूल्यांकन उसी आधार पर किया जाता है। सतत मूल्यांकन द्वारा किसी विद्यार्थी के विषय में भविष्यवाणी की जा सकती है। प्रदत्तों का विश्लेषण। प्राप्त आंकड़ों का सही विश्लेषण किया जाए तथा पता लगाया जाए कि जिसके कारण कितनी मात्रा में प्रगति हुई है। और लास्ट है प्राप्त साक्ष्यों की विवेचना। जब इस प्रविधि का प्रयोग किया जाता है तब साक्ष्यों को अभिलेख में दर्ज किए जाते हैं, तो इसका विवेचन करना भी आवश्यक हो जाता है। ये हो गया आपका सतत मूल्यांकन की कार्यप्रणाली एवं सोपान। ठीक है, तो ये आपका शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जिस पर चर्चा हुई आप लोगों से, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने मापन, मूल्यांकन, मूल्यांकन का क्षेत्र, मूल्यांकन के प्रकार, उत्तम परीक्षण की विशेषता, परिकल्पना व उसके प्रकार, प्रश्न पत्र निर्माण की प्रक्रिया, क्रियात्मक शोध के चरण, सतत मूल्यांकन की विधियों व उसके कार्यप्रणाली एवं सोपान पर अध्ययन किया। आज के लिए दोस्त ये इतना ही। वीडियो आपको पसंद आया तो इसको आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। सब्सक्रिप्शन बटन के बगल में बेल आइकॉन है, उसको ज़रूर प्रेस करिए कि आगे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो का PDF फाइल हमारे ई-लर्निंग विद अभिषेक के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।